कर रहे हैं, बुद्धा से लेकर तो अभी तक का इतिहास रहा है कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का जो समाज पर बुरा असर हो रहा है, एक बहुत बड़ा वर्ग शोषित और पीड़ित है, उसको सुधारने के लिए क्या-क्या नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमको सबसे बड़ा रीज़न ये दिखाई देता है उसमें कि वो जो लोग हैं, जो शोषण कर रहे हैं, जो अपने आप को तथाकथित उच्च जाति के, उच्च वर्ण के कहते हैं, उनमें संवेदनहीनता है। जो मानवीय संवेदनाएँ होनी चाहिए, उसकी कमी हमें दिखाई देती है। और इसीलिए हम कानूनन स्वतंत्र हो गए, कानूनन अधिकार मिल गए, लेकिन सामाजिक रूप से कोई बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि शोषक वर्ग ये असंवेदनशील है। वो शोषक वर्ग, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ में बुरा हो रहा है, किसके साथ में गलत हो रहा है, बल्कि वो समझता है कि उनके शास्त्रों के हिसाब से ये सब कुछ सही हो रहा है। तो यही परिस्थितियाँ शाहू महाराज के समय में भी थी, ऐसा हमको दिखाई देता है। और उनके लिए 2 तरह की चुनौतियाँ थी। एक तो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, वो नीतियों को भी वो चैलेंज देते थे, और दूसरी तरफ जो समाज व्यवस्था में जो ब्राह्मणवाद था, जातिवाद था, वो भी उनके लिए चुनौती थी। और ये दोनों चुनौतियों को उन्होंने अपने जीवन में, बहुत छोटे जीवन में, 45 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हुई है। तो इतने कम समय में उन्होंने ये 2 चुनौतियों का बड़ा डटकर मुकाबला किया है। और ये किस तरह से किया है, तो हम देखते हैं कि उन पर खास करके उनसे पहले जो हुए, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के कार्यों का एक प्रभाव था। ज्योतिबा फुले ने उस समय समाज व्यवस्था को चुनौती दी थी, जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। उन्होंने शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। तो कहीं न कहीं आदमी जब इस तरह की एक नई व्यवस्था लाने की कोशिश करता है, तो उसके पास्ट में उसे कहीं न कहीं प्रेरणा दिखाई देती है। तो शाहू महाराज ने भी ज्योतिबा फुले से प्रेरणा ली थी कि वो उनके पहले इस तरह समाज व्यवस्था को बदलने के लिए डटकर मुकाबला कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वो राजा होकर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज्योतिबा फुले तो राजा भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत हद तक ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी और बहुत हद तक वे सफल भी हुए थे। तो ये जो प्रेरणा उन्हें वहाँ से मिली थी, उसको उन्होंने आगे अपने जीवन में लाने के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्रयोग किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने सत्यशोधक समाज को संरक्षण दिया अपने राज्य में, और फिर उसके बाद में उन्होंने एक-एक करके जो पुराने पारंपरिक जो नियम थे, जिसके तहत शोषितों को, पीड़ितों को या अछूतों को जो समस्याएँ निर्माण होती थी, उनके लिए जो अच्छे हम कहेंगे कि एक सामाजिक स्तर जो है वो बहुत निम्न स्तर का था, उसको बदलने के लिए उन्होंने बहुत सारे अवसर और सुविधाएँ निर्माण की। क्योंकि एक राजा के हाथ में ये होता है कि वो किसी के लिए आगे बढ़ने के अवसर पैदा कर सके, उसके हाथ में पावर होता है। जब मैं पावर की बात करती हूँ, तो मुझे याद आता है बाबा साहब का वो वाक्य, कि बाबा साहब कहते हैं कि हमको पदों पर तो जाना है, लेकिन उन पदों पर जाने के बाद में उस पद का जो पावर है, वो हमें यूज़ करते आना चाहिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग तो ऊँचे-ऊँचे पदों पर पहुँच गए हैं, लेकिन उन पदों का जो पावर है, उसको वो सही तरीके से समाज के हित में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शूद्र समाज से आए हुए एक महाराजा ने कैसे अपने पद का उपयोग करते हुए समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए कैसे अवसर और सुविधाएँ निर्माण की। और इसके बारे में महाराज एक विशेष बात कहते हैं कि वो जो करते हैं, जो भी छोटी-छोटी बात करते हैं, तो
उसके ऊपर लोगों का ध्यान जाता है। देखो, जब एक सामान्य आदमी कोई काम करता है या कुछ बोलता है तो सामान्य जनता का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन एक राजा जब कुछ बोलता है या कुछ करता है या कहीं सड़क पर भी निकल आए तो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और फिर उसके ऊपर चर्चाएं होने लगती है। जिस तरह की हम कहते हैं कि सेलिब्रिटी है जो होते हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको छींक भी आ जाए तो न्यूज बनती है। इसी तरह से हमारे जो नेता मंत्री लोग होते हैं, वो भी थोड़ा सा उनको बुखार आ गया कि वो न्यूज की हेडलाइन हो जाती है। तो वैसे ही इस बात का शाहू महाराजा ने बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया है। वो जानबूझकर ऐसे कार्य करते थे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाए और लोग उस पर चर्चा करें। और वो कहते हैं कि चर्चा करेंगे तभी तो जागरूकता आएगी, चर्चा करेंगे तभी तो बदलाव आएगा। हम भी कई बार कहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या होता है चर्चा करने से, क्या होता है संगोष्ठी करने से, क्या फर्क पड़ता है इससे, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कोई अगर किसी बात को देखता भी है, सुनता भी है या चर्चा भी करता है या कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी देता है, इसका मतलब यह है कि उसका माइंड काम कर रहा है, उसके माइंड ने सोचना शुरू कर दिया है उस विषय को लेकर। यानी लोगों को किसी विषय पर सोचने के लिए प्रेरित करना ये बहुत आवश्यक होता है। सॉरी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि हम कुछ करेंगे तो लोग हमारी तरफ देखेंगे और उस पर चर्चाएं करेंगे, प्रतिक्रियाएं करेंगे, जिससे कि लोगों के मन में उस विषय को लेकर सोचने की, चिंतन करने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये समझकर ही उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें की थी। उन्होंने 1916 में निपानी दक्कन राइट एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस एसोसिएशन में गैर ब्राह्मणों के लिए उन्होंने राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने और राजनीति में उन्हें समान भागीदारी देने की मांग की थी। यानी हम देखते हैं कि बाबा साहब के बारे में हम लोग बहुत सारे जानते हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या हुआ था। तो जो राजनीतिक आरक्षण की बात है, पूना पैक्ट के समय में जो मिली थी, हम देख रहे हैं कि बाबा साहब से पहले शाहू महाराज ने इसके लिए एक प्रयास किया था। जो ये एसोसिएशन उन्होंने बनाया था 1916 में, इसके तहत उन्होंने गैर ब्राह्मणों के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनकी समान भागीदारी की 17 में उन्होंने बलूतेदारी प्रथा का अंत किया था। अभी हम लोग इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं आजकल के लोग कि बलूतेदारी प्रथा क्या है, ये वतनदारी क्या होता है। अभी इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं इसको बताना चाहती हूँ कि उस समय में जो अछूत लोग होते थे उन्हें थोड़ी सी गांव के बाहर जमीन दे दी जाती थी और उस जमीन के बदले में पूरा गांव उनसे मुफ्त सेवाएं लेता था। एक तरह से बंधुआ मजदूरी की तरह ये काम कराया जाता था। तो यहाँ पर 1917 में उन्होंने बलूतेदारी प्रथा का अंत करवाया और 1918 में वतनदारी प्रथा का भी अंत करा के भूमि सुधार कानून लाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो बहुजन वर्ग के लोग हैं उसमें भी खास करके जो अछूत समाज के लोग हैं, उनके पास में जमीनें नहीं थी और जमीनें नहीं होने के कारण उनका जीवन जो है वो एक तरह से बहुत ही पिछड़ा हुआ था। वो दूसरों के इस पर जीते थे, वो भूस्वामी नहीं कहलाते थे। यहाँ पूरी तरह से जो उच्च वर्णीय थे उनका अधिकार था जमीनों पर, उनके टुकड़ों पर हम पलना पड़ता था। और इस वतनदारी प्रथा का अंत करके शाहू महाराज ने दलितों को या पिछड़ों को जमीन का स्वामी बनाने का एक प्रयास किया था। दूसरी बात कि छुआछूत जो बहुत बड़ी मात्रा में होता था, तो ये उसके खिलाफ में
काम करके उनको एक सामाजिक समाज में एक विशेष दर्जा देना चाहते थे, लेकिन जो ब्राह्मणवाद है वो उसके आड़े आता था। और इसका हम सब देखते हैं कि इतिहास में शिक्षा से बहुत महत्व रहा है। एक तो उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया, और दूसरी बात उनसे छुआछूत किया जाता था। तो इस सबको तोड़ने के लिए उन्होंने जो जो छोटे काम किए उनमें से एक बात, जैसे कि हमारे पहले के वक्ता नंद जी ने भी ये बात शॉर्ट में बताई, लेकिन मैं उसको और थोड़ा सा अलग तरीके से विस्तार से बताना चाहती हूँ कि गंगाराम कामले जो थे अछूत समाज से, उनकी चाय की दुकान थी और उस चाय की दुकान पर उन्होंने चाय पीने का फैसला किया था। वो उसकी दुकान पर जाते हैं चाय पीने के लिए और उससे बोलते हैं कि अरे तुमने अपनी दुकान के बोर्ड पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा। तो वो कामले जी कहते हैं कि के बाहर दुकानदार का नाम कंटिन्यू रखें बंटी जी। No, read. तो मैं ये कह रही थी कि वहां पर किया जा रहा है जो जातिवाद के तहत या छुआछूत के तहत गंगाराम कामले के साथ भी छुआछूत करते थे या पूरे समाज के अछूत लोगों के साथ छुआछूत करते थे, ऐसे लोगों पर वो व्यंग कर रहे हैं। ये व्यंग बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि वो किसके साथ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने पूरे शहर का धर्म भ्रष्ट कर दिया। वहां पर क्या हो गया कि जब इस तरह से राजा ही किसी चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आता है और इस तरह की बात कर रहा है, तो पूरी खबर फैल जाती है जगह जगह पर और लोग आकर देखने लगते हैं कि राजा किसी चाय की दुकान पे आया है चाय पीने के लिए। तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये छोटी सी घटना जो दिख रही है हमें, इसके पीछे शाहू महाराज का बहुत बड़ा मकसद था। वो मकसद ये था कि वो दिखाना चाहते थे कि किसी आदमी के